खुफिया निकाह करने की सज़ा। मैं छोटी सी थी जब मेरी माँ वफ़ात पा गईं। अब्बा ने कुछ ही दिन बाद दूसरी शादी कर ली क्योंकि मेरे सिवा उनका और कोई ना था जिस पर वो ज़िम्मेदारी डाल सकते। मुझे सौतेली माँ के आने से कोई ख़ास तकलीफ़ तो ना हुई, लेकिन वो राहत भी नसीब ना हुई जो एक बेटी को माँ के गले लगकर अपने दुख-सुख सहने से मिलती है। उन्होंने कभी मुझे अपने साथ ना सुलाया, खुदा ने उन्हें अपनी बेटी अता की। वो उसे प्यार करतीं, अपने साथ सुलातीं और मैं तरसती आँखों से ही सब कुछ देखती रहती, जैसे प्यासा ठंडे पानी को दूर से देखता है। कोई अगर मुझे 2 मीठे बोल बोल भी देता तो मैं उसकी दीवानी हो जाती, उसे ही अपना सब कुछ समझने लगती। अब्बा जान अपने कारोबार में मगन और माँ अपने बच्चों में खोई रहती। अगर किसी ने मुझे सहारा दिया तो वो अम्मा सलमा की बेटी कुबरा थी। अम्मा सलमा जिन्हें मेरी सौतेली माँ ने मेरी परवरिश के लिए रखा था, वही मुझे संवार कर स्कूल छोड़ने जाती, बालों में पट्टियाँ बांधती। जब वो 60 बरस की हो गई तो बीमार पड़ गई और आखिरकार उनका इंतकाल घर में ही हुआ। अब्बा ने 2 मकान एक साथ बनवाए थे, एक में हम रहते थे और दूसरा अम्मा सलमा और उनकी बेटी को दिया हुआ था। कुबरा का बाप भी नहीं था और मेरी माँ। यूं यतीमी का दर्द हम दोनों का मुश्तरका था। पहले वो लोग हमारे पड़ोसी थे। जब अम्मा सलमा बेवा हुई तो मालिक मकान ने उन्हें घर से निकाल दिया। तब मेरे वालिद ने उन्हें वो घर दे दिया जो उन्होंने मेरी सगी माँ के लिए बनवाया था। अम्मी की वफ़ात के बाद जब मैं बड़ी हुई तो अब्बा ने ये घर मेरे नाम लिख दिया कि अगर उनकी दूसरी औलादें कुछ कहें तो मुझे कम से कम घर बदर न किया जा सके। अम्मा सलमा जब तक जिंदा रहीं उसी घर में रहीं। उनके बाद कुबरा कहाँ जाती, वालिद साहब ने उसे भी वहीं रहने दिया। वो दिन को हमारे घर आ जाती, रात को अपने घर चली जाती। वो खुद को महफूज समझती थी क्योंकि दोनों घरों के दरमियान एक दरवाज़ा था जो हमारे सहन में खुलता था। कुबरा वो दरवाज़ा दिन रात खुला रखती। अम्मा सलमा के बाद उसने हमारी छोटी बड़ी जिम्मेदारियां संभाल ली। हम दोनों ने एक ही स्कूल में मैट्रिक किया था। मैट्रिक के सालाना इम्तहानात के बाद दौरान ही अम्मा सलमा का इंतकाल हुआ। कुबरा का बड़ा भाई शादीशुदा था। उसकी बीवी ने अम्मा सलमा और कुबरा की ज़िंदगी अजीरन बना रखी थी। वो अलग घर लेना चाहती थी, सो अम्मा सलमा के इंतकाल के फ़ौरन बाद शौहर को लेकर चली गई। ये भी ना सोचा कि 16 बरस की एक लड़की को तनहा छोड़कर जा रहे हैं। मैं रोज़ाना शाम को कुबरा के साथ पार्क में सैर के लिए जाती थी। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती जब एक दिन सैर करते हुए वो शख्स मुझे नज़र आया। कुबरा ने भी उसे नोट किया और कहा कि मरियम देखो तो वो कैसे तुम्हें तक रहा है। मैंने कहा दफ़ा करो, तकता रहे। हम जब सैर के बाद घर जा रहे थे तो मुझे मालूम न था कि वो हमारा पीछा कर रहा है। अचानक नज़र पड़ी तो देखा कि वो हाथ के इशारे से खुदा हाफिज कह रहा है। अगले दिन जब हम पार्क गई तो वो सामने ही बैठा था। हमें देखकर खड़ा हो गया। मैंने तवज्जो न दी और मुलाजमा के साथ चहलकदमी करती रही। अब यही रोज़ का मामूल बन गया। वो शक्लो सूरत का खुश शक्ल, पुरकशिश और किसी अच्छे घराने का मालूम होता था। एक दिन उसने रास्ते में खत फेंका और आगे बढ़ गया। मैंने मना किया मगर कुबरा ने वो खत उठा लिया। खत में उसने मेरी बहुत तारीफ की थी। उसके बाद 2-3 रोज़ नज़र न आया। हम समझे कि शायद अपनी हरकत पर शर्मिंदा होकर चला गया है, मगर ऐसा न था। अगले दिन फिर वो मौजूद था। अब हम दोनों को परेशानी से आ घेरा। मैंने कुबरा से कहा, क्या करना चाहिए? क्या पार्क जाना बंद कर दें? मैं कुबरा पर खफा हुई कि उसने ख़त क्यों उठाया। कुबरा बोली कि ख़त उसके चले जाने के बाद इसलिए उठाया कि अगर किसी और के हाथ लग जाता तो हमारे बारे में गलत राय कायम कर लेता, तब भी हम मुश्किल में पड़ सकते थे। हम अभी बातें कर ही रही थी कि उसने मुझे इशारे से सलाम किया। मैं और ज़्यादा गुस्से में आ गई। सोचा जाकर 2-4 सुना ही दूँ, मगर कुबरा बोली कि ख्वामखा की रसवाई मोल ना लो। उसे बुरा भला कहोगी तो लोग जमा हो जाएंगे। उससे बेहतर है कि नरमी से बात कर लो। आखिर बात करने में हर्ज ही क्या है। कुबरा के कहने पर मैंने पहली बार किसी अजनबी से बात की। दर हकीकत मैं दिल से डरी हुई थी कि कहीं बात घर तक न पहुंच जाए, वरना हमें पार्क जाने से रोक दिया जाता। मैंने पूछा आप क्या चाहते हैं? उसने कहा कुछ नहीं, आपसे क्या चाहूँगा। आप अच्छी लगी
तारीफ करना चाहता था। ज़ुबानी बात करने की हिम्मत ना हुई तो ख़त लिख दिया। अगर बुरा लगा हो तो हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ। आइंदा ऐसी गलती ना होगी। उसका लहजा नरम और आजिज़ाना था। मैंने कहा, ठीक है, इस बार माफ़ करते हैं। आइंदा ऐसी जिसारत ना करना। कुबरा के दिल में कुछ खलबली मची। वो भी नौ उम्र थी। उसने पूछा, रोज़ तुम पार्क में आते हो, कहाँ रहते हो? वो बोला, पार्क के करीब ही। जिस सिमत आपके घर का पिछला दरवाज़ा है उसी तरफ मेरे घर का दाखिली दरवाज़ा खुलता है। मैंने चौंक कर कहा, लेकिन हमारा दरवाज़ा तो हमेशा बंद रहता है। हमने तो अंदर से ताला लगाया हुआ है। वो बोला, मैंने कब कहा कि आपका दरवाज़ा खुला होता है? मैं तो बस आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि मैं कहाँ रहता हूँ। लोकेशन बता रहा था। मैंने बात ख़त्म करते हुए कहा, अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर कुबरा से मुखातिब होकर कहा, चलो कुबरा, घर चलते हैं। हमें पार्क तक जाने की इजाज़त ज़रूर थी क्योंकि वो घर के करीब था, वरना हमारे घर का माहौल बहुत सख्त था। नमाज और पर्दे की तो सख्ती से पाबंदी थी। मैं और कुबरा भी चादर ओढ़ कर ही बाहर निकलती। हम पार्क के सिवा कहीं और नहीं जाती, बाजार भी नहीं। घर में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद रहती। बाहर जाने की तो नौबत ही कम आती थी। अगर कभी जाना भी होता तो वालदा हमें समझा देती कि कोई गलत काम नहीं करना। एक रोज़ कुबरा अपने घर से कुछ खरीदने बाहर गई तो उसे स्टोर पर वही नौजवान मिल गया। कुबरा बातूनी और न डर थी। उसने उसका नाम पूछा। नौजवान ने अपना नाम मिसबा बताया। फिर नौ दोनों में बातचीत होने लगी। मिसबा ने कहा कि तुम्हारे और मेरे घरों के दरमियान तो चंद कदमों का फासला है, एक ही गली का रास्ता है। उसके बावजूद तुम्हें मेरे बारे में कुछ इल्म नहीं। हालांकि हम पड़ोसी हैं और पड़ोसियों को एक दूसरे के बारे में मालूम होना चाहिए। कुबरा ने जवाब दिया कि पिछली गली वालों से हमारा कोई राबता नहीं और आप मुझे नए लगते हैं, वरना ज़रूर कभी आपका नाम सुनने को मिलता। मिसबा ने कहा, तुम ठीक कहती हो। काफ़ी अरसा हो गया मेरे वालदेन यहाँ से शिफ्ट हो गए थे। मैं लाहौर में तालीम हासिल कर रहा था, उसी वजह से नज़र नहीं आता था। आजकल मेरी वालदा और बहन मुझसे मिलने आई हुई हैं। तुम हमारे घर आकर उनसे मिल सकती हो, मुझे खुशी होगी। कुबरा बोली, मैं तो आ जाऊंगी स्टोर पर कभी कभार, इधर को सौदा सलफ लेने आती हूँ, मगर मरियम नहीं आएगी। उसकी वालदा सौतेली हैं और वालिद बहुत सख्त। वो कहीं आती जाती नहीं, बस मेरे पास आ जाती है। आखिर मेरा घर भी उनके ही वालिद का दिया हुआ है। हम अंदरून ही एक दूसरे के घरों में आ जा सकते हैं। वैसे तो मैं खाना उनके घर से ही खाती हूँ, लेकिन कभी कभार अपने घर भी पकाना पड़ता है। तब सौदा सलफ लेने तुम्हारी गली की तरफ आ जाती हूँ। खैर, इस दिन कुबरा ने मिसबा से बहुत सी बातें की। उधर मिसबा ने उसे बहन बना लिया। एक दिन कुबरा उसके घर उसकी वालदा और बहन से मिलने भी गई, मगर मगर मैं नहीं गई क्योंकि मुझे सौतेली माँ से इजाज़त लेना पड़ती और मैं उनको मिसबा के बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। मिसबा की माँ और बहन चंद दिन रहकर वापस चली गईं। कुबरा अब हर किसी को यही बताने लगी कि मिसबा उनका दूर का रिश्तेदार है, ताकि मोहल्ले वालों को एतराज़ ना हो कि वो क्यों मिसबा से बातचीत करती है। मोहल्ले के पुराने लोग मिसबा के ख़ानदान को जानते थे, इसलिए अगर कभी किसी ने कुबरा और मिसबा को स्टोर पर बात करते देख भी लिया तो किसी ने एतराज़ नहीं किया। कुबरा नेक चलन और बावकार लड़की थी। सब उसकी इज्जत करते और ख्याल भी रखती। एक दिन मिसबा ने उसे कायल कर लिया कि वो किसी तरह मेरी उसके साथ मुलाकात करा दे। कुबरा ने कहा, मरियम, आज की चाय तुम मेरे साथ मेरे घर पर पियोगी। मैं ख़ास तौर पर तुम्हारे लिए चाय बनाऊंगी। वो पहले भी कभी कभी मेरे लिए पसंदीदा चीज़ बनाती तो मुझे अपने घर ले जाती थी, मगर इस बार मुझे हैरत हुई जब उसने बताया कि उसने मिसबा को भी अपने घर बुलाया हुआ है। मुझे इससे ये तवक्का नहीं थी। वो बोली, आज अम्मी की बरसी है और मिसबा अम्मी के रिश्ते में भतीजे होते हैं। मुझे तो पहले नहीं पता था, लेकिन जब उनकी वालदा से मिली तो उन्होंने ये बात बताई। मैंने सोचा कि आज अम्मी की बरसी है, तुम्हें और मिसबा को बुला लूं। क्या तुम्हें ये बात अच्छी नहीं लगी? मैंने कहा, तुम अपने किसी भी रिश्तेदार को बुला सकती हो। अम्मा सलमा की ज़िंदगी में भी उनके रिश्तेदार आते जाते थे। मेरे वालिदैन ने कभी एतराज़ नहीं किया। लेकिन अब तुम अकेली रहती हो तो जिसको भी बुलाओ, अम्मी
मेरी सौतेली माँ को ज़रूर बता दिया करो ताकि बाद में मालूम होने पर वो नाराज़ ना हो। तुम महसूस ना करना, मगर मुझे नहीं लगता कि मेरे वालिदैन इस बात की इजाज़त देंगे कि तुम्हारे कज़न तुमसे मिलने आया करें। कुबरा ने कहा, हर रोज़ तो नहीं आएंगे, बस आज बुलाया है। मैं खामोश हो गई क्योंकि वो हर कदम पर मेरा साथ देती थी, लिहाजा मुझे भी इसका साथ देना ही था। इतने में मिसबा आ गए। वो घर के अकबी दरवाजे से आया था। मैं वहाँ थोड़ी देर बैठी रही। मिसबा कुबरा से बातें करता रहा। वो उसे बहन कर कर मुखातिब कर रहा था। उसका अंदाज दिलनशीन और दिल मोह लेने वाला था। इस रोज़ के बाद से वो मुझे अच्छा लगने लगा। हम पार्क में मिलते, बातें करते। मैं दिन रात उसी के बारे में सोचने लगी। लेकिन घर वालों का डर हर वक्त दिल में रहता। नौखेज़ लड़कियों की मोहब्बत की कहानियाँ कुछ इसी तरह से शुरू होती हैं, और मैं तो वैसे भी मोहब्बत को तरसी हुई एक यतीम लड़की थी। जब कभी मैं डरती और घबराती तो कुबरा मुझे हौसला देती कि पार्क में खुली जगह में दो चार बातें करना कोई जुर्म नहीं। फिर क्यों डरती हो? अगर तुम पर कोई बात आई तो मैं खुद ले लूँगी। कई दिन मिसबा पार्क नहीं आया तो मुझे परेशानी होने लगी। मैंने कुबरा से पूछा तो वो बोली वो अस्पताल में है। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम परेशान हो जाओगी। उसका एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर तो मेरा दिल धक से रह गया। मैंने कहा, उसकी खैरियत कैसे मालूम करें? अगर तुम साथ चलो तो हम जाकर पूछ आते हैं। मैंने कुछ देर सोचा, अकल ने रोका मगर दिल बेचैन था, सो मैंने हामी भर ली। अगले दिन हम पार्क जाने के बहाने अस्पताल चले गए। वो वाकई वहाँ दाखिल था और अब उसकी तबीयत पहले से बेहतर थी। मैंने दिल से शुक्र अदा किया। हम वहाँ 15 मिनट रुके और वापस आ गए। घर आकर मैंने नफल शुक्राने के अदा किए कि मिसबा की जान बच गई और कोई हड्डी वगैरह भी नहीं टूटी थी। एक दो रोज़ बाद इसकी अस्पताल से छुट्टी होने वाली थी। इस हादसे ने मुझे ये एहसास दिला दिया कि वो मेरे लिए बहुत अहम है। मैंने अपने दिल में उसकी छुपी हुई मोहब्बत की गहराई को पहचान लिया था। वो ठीक होकर दोबारा पार्क आया, तब उसने कहा कि अगर छोड़ना है तो अभी छोड़ दो, और अगर निभाना है तो फिर पूरी ज़िंदगी का साथ चाहिए। मैंने वादा किया। कुबरा हर रात उसके लिए अपनी तरफ का अकबी दरवाज़ा खोल देती। जब सब घर वाले सो जाते तो मैं अपने कमरे से निकलकर कुबरा के सहन में दाखिल हो जाती और उस कमरे में चली जाती जहां मिसबा मेरा इंतज़ार कर रहा होता। वो एक आध घंटा रुकता, हम बातें करते और सुबह की अजान से पहले वो वापस चला जाता और मैं भी अपने कमरे में आ जाती। ये हमारा रोज़ का मामूल बन गया था। इन चंद लम्हों की मुलाकात मुझे दुनिया भर की खुशी दे जाती थी। मगर एक दिन मैंने उससे कहा कि इस तरह छुप कर मिलने में खतरा है। अगर कोई बात खुल गई तो मेरे साथ साथ कुबरा की भी शामत आ जाएगी। हो सकता है उसे सड़क पर आ जाना पड़े। अब मैं इस तरह तुमसे नहीं मिलूंगी। वो बोला कि वाकई तुम ठीक कहती हो, इस तरह का तरीका खतरनाक है। इससे बेहतर है कि हम शादी कर लें। चंद रोज़ बाद उसने निकाह पर जोर दिया। उधर मेरे लिए रिश्ते आ रहे थे। मैं वालिद की औलाद में सबसे बड़ी थी। जो रिश्ता आता मैं मना कर देती। माँ समझाती कि अब तुम 17-18 बरस की हो चुकी हो, यही शादी की उम्र होती है। अगर तुम रास्ते से हटोगी नहीं तो तुम्हारी छोटी बहनों की शादियां मैं कैसे कर सकूंगी? वो भी बड़ी हो गई हैं। मैं जवाब देती कि आप पहले उनकी शादी कर लें। माँ कहती कि तुम्हारे बाप को ये बात कौन समझाए, वो तो चाहते हैं कि तुम्हारी शादी पहले हो जाए। वालिद अपने भतीजे फराज से मेरी शादी करना चाहते थे, जो लंदन में तालीम हासिल कर रहा था। मैंने उसे बचपन में देखा था, मगर मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह न थी, क्योंकि मिसबा मेरा दिल जीत चुका था। मैंने मिसबा को आगाह किया तो वो बोला कि तुम ख्वामख्वाह वक्त ज़ाया कर रही हो। मेरा घर तुम्हारे घर से चंद कदम पर है। एक दिन हिम्मत कर लो, हम वही निकाह कर लेते हैं। जब निकाह हो जाएगा तब तुमको मुझसे कोई नहीं छीन सकेगा। मैंने कहा कि तुम अपने वालदेन को क्यों नहीं राज़ी कर लेते कि वो मेरे वालदेन से रिश्ता मांगने आए। मैंने जवाब दिया कि अभी वो राज़ी नहीं होंगे, लेकिन हम खुफिया निकाह कर लेंगे और निकाह नामा उसके सामने होगा, तो फिर वो मानने पर मजबूर हो जाएंगे। तब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा
صرف 1 سال کی بات ہے، میں تعلیم مکمل کر کے برسر روزگار ہو جاؤں گا، پھر ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکے گا۔ میں مصباح کی باتوں میں آ گئی، سوچا وقت ہاتھ سے نکل گیا تو کل کا کچھ پتہ نہیں، جو آج حاصل ہو سکتا ہے اسے کیوں گنواؤں؟ دانش مندی یہی ہے کہ میں مصباح کو سے نکاح کر لوں۔ مصباح کو میں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ایک شام اس نے مجھے پچھلی گلی میں آنے کو کہا۔ وہی وقت تھا جب ہم روزانہ پارک جایا کرتے تھے۔ والد ہمیشہ رات 10 بجے کے بعد ہی دکان سے واپس آتے تھے۔ میں مقررہ وقت پر پچھلی گلی میں جا پہنچی۔ جب میں نے اس کے گھر میں داخل ہوئی تو حیران رہ گئی۔ وہاں ایک مولوی صاحب اور مصباح کے چند قریبی دوست موجود تھے۔ میں گھبرا گئی تو اس نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، ہم نکاح کر رہے ہیں، کوئی گناہ نہیں، دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے۔ دستخط کرنے سے کچھ پہلے میں بہت گھبرائی۔ اصل بات دل کا تعلق ہوتا ہے، نکاح نامہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ ایسی باتیں کہہ کر اس نے مجھے اعتماد میں لے لیا۔ گھر میں گھر میں بھی دباؤ بہت تھا۔ میں چپ ہو گئی، سوچتی تھی کہ مجھے والدین سے ایسا کچھ نہیں چھپانا چاہیے تھا، لیکن اس وقت مصباح کی محبت مجھ پر غالب تھی۔ اس نے جدائی کا خوف مجھے اندر سے کھائے جا رہا تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ نکاح ہو جانے سے میں اس خوف سے آزاد ہو جاؤں گی، جب حالات اجازت دیں گے تب اس نکاح کو ظاہر کر دوں گی۔ نکاح کے بعد میں وہاں نہیں رکی، فوراً گھر واپس آ گئی۔ امی کو کچھ خبر نہ ہوئی، ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میں اتنا بڑا قدم اٹھا چکی ہوں۔ گھر میں سب کچھ پہلے جیسا ہی تھا۔ اب مصباح کا خیال ہر وقت میرے دل و دماغ پر چھایا رہتا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر لمحہ بس وہی میرے تصور میں ہوتا تھا۔ میں اس کی ہر بات پر بھروسہ کرتی، دل و جان سے مانتی۔ میں بات کرنے میں سمجھدار ضرور تھی لیکن چالاک نہیں۔ یہ مصباح ہی تھا جس نے مجھے سکھایا کہ دنیا سے کیسے نمٹنا ہے، سوالوں کے جواب کیسے دینے ہیں اور گھر والوں کو کیسے سنبھالنا ہے۔ میں اسے ہی اپنا سب کچھ سمجھنے لگی تھی۔ مجھے نہ دولت کی پرواہ تھی نہ زیورات کی، بس ایک پیار سے ترسی ہوئی روح کو محبت چاہیے تھی، اور مصباح نے مجھے وہ پیار دیا جس کی مجھے ہمیشہ سے خواہش تھی۔ میں ساری دنیا کو بھول گئی، اب میں خود کو سنوارنے لگی، اچھے کپڑے پہننے لگی۔ جب بھی موقع ملتا کبرا کے گھر سے عقبی دروازے سے نکلتی اور مصباح کے گھر چلی جاتی۔ کبھی وہ کبرا کے گھر پر میرا انتظار کرتا۔ اسی طرح 1 سال گزر گیا۔ خدا کی کرنی 1 سال بعد والد صاحب کو دل کا دورہ پڑا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ میں بہت دکھی ہوئی، لیکن ایک طرف سے سکون بھی تھا کہ میں لاوارث نہیں ہوں۔ مصباح میرا شوہر ہے، میرے ساتھ ہے۔ میں کسی بھی وقت امی کو اس حقیقت سے آگاہ کر سکتی تھی کہ میں شادی شدہ ہوں، لیکن اس بات کو ظاہر کرنے سے مصباح نے مجھے روکا ہوا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ابھی مناسب وقت نہیں آیا، تھوڑا سا صبر کرو۔ ہم ایک دوسرے کو چاہ تو بہت رہے تھے، لیکن میں ادھوری زندگی نہیں جینا چاہتی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا مصباح میرے ساتھ صرف 2 گھنٹے کا ساتھ نہ دے، بلکہ ساری زندگی میں ایک مکمل زندگی اس کے ساتھ گزاروں۔ رفتہ رفتہ مصباح کی توجہ کم ہونے لگی تو میں وہم میں مبتلا رہنے لگی۔ اب وہ گجرانوالہ چلا جاتا اور مہینے بعد آتا، 2 ایک دن رہ کر پھر چلا جاتا۔ میرا دل اداس ہو جاتا۔ امی اب میری منکر نہیں رہی تھیں، انہیں اپنی چھوٹی بیٹیوں کی بھی شادی کی فکر تھی۔ ادھر میرا جیون مجھے ویران لگنے لگا تھا۔ جب مصباح آ جاتا تو میں اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتی، وہ کھانے کی تعریف کرتا، میں خوش ہو جاتی، لیکن یہ خوشی عارضی ہوتی۔ 2 3 دن بعد وہ واپس چلا جاتا اور میں پھر انتظار کی آگ میں جلتی رہتی۔ اسی طرح 1 سال اور بیت گیا۔ مجھے اس کے رویے سے دکھ ہونے لگا، دل ہی دل میں خطرہ محسوس کرتی تھی۔ اس کے سلوک کا گلہ تو بہت تھا، مگر کبھی زبان پر نہ لا سکی کہ میں اندر سے ٹوٹ رہی ہوں۔ میرے چہرے کی رونق ختم ہو گئی تھی، میں اپنے آپ کو اور اس کو لوگوں کے سامنے چھپاتے چھپاتے تھک چکی تھی۔ کتنی عجیب زندگی تھی میری۔ اب سمجھ آئی کہ خفیہ نکاح کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی۔ جب میں یہ بات کہتی تو وہ تسلی دیتا کہ حوصلہ رکھو، جلد سب کو بتا دوں گا کہ تم میری بیوی ہو۔ وہ کہتا کچھ مجبوریاں ہیں، بس میں اس دھوکے میں زندہ رہی۔
मैं कर भी क्या सकती थी? इस शख्स को तन मन से अपना बना चुकी थी। उसके सिवा किसी और का तस्वर भी ना था। जो मैं खुद फ़रेबी में ज़िंदगी गुज़ारती रही। ज़िंदगी के 10 बरस छुप-छुप कर, सहम-सहम कर गुज़र गए। एक-एक करके मेरी बहनों की शादियाँ हो गईं। अब सिर्फ़ मैं ही अम्मी के पास रह गई थी। भाई तालीम मुकम्मल करके बैरून मुल्क जा चुका था। मिसबा जब भी आता वैसा ही प्यार जताता जैसे पहले करता था, लेकिन चला जाता। महीनों की अब खबर न होती थी। फ़ोन तक ना करता। मैं इंतज़ार की अज़ियत भरी रातें कैसे काटती थी ये मेरा दिल ही जानता है। आखिर कुबरा की भी शादी हो गई। अम्मी ने उसकी शादी मेरे भाई से कर दी। अब वो बदस्तूर इसी घर में रहती थी। उसने मेरी इल्तिजा पर अम्मी और भाई को मेरे खुफिया निकाह का राज नहीं बताया था। मैं मिसबा से इसरार करती कि कम से कम फ़ोन तो कर दिया करो, मगर उसने कहा कि इसके घर का फ़ोन कट गया है। एक दिन उसने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि मेरे घर बगैर इजाज़त के ना आना, वरना मेरे घर वाले हमारी तलाक करवा देंगे। इन बंदिशों के बायस मैं कहीं आ जा नहीं सकती थी। इसी वजह से मुझे बाहर की दुनिया का कुछ पता नहीं था। मैं तो बस इतनी खुश थी कि वो महीने 2 महीने बाद आकर मुझे देख लेता है, मिल लेता है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मेरा सब्र ख़त्म होने लगा। दिल घबराने लगा। वो कभी कभार आता, मगर दिन में मिलने का मौका ना होता। मैं रात का इंतज़ार करती। माँ और भाई सो जाते तो मैं कुबरा के घर के अकबी दरवाजे से निकलकर मिसबा के घर जाती। इज्जत को दांव पर लगा कर ये कैसी ज़िंदगी थी मैं जो बसर कर रही थी। ऐसी ज़िंदगी से तो मर जाना बेहतर था। एक दिन मिसबा मुंह अंधेरे आया और कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ। पूरी बात बिना रुकी की होगी, बस 2 घड़ी को मिलकर चला गया। 15 रोज़ बाद आया। मैं मिलने गई, मगर इस बार उसने पहली सी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। इसका अंदाज़ रूखा-फीका था। मैंने उसकी चाहत देखी थी। मुझे लगा कुछ गैर मामूली ज़रूर है, जो उसे मुझसे आहिस्ता-आहिस्ता दूर कर रहा है। मैंने उसे कहा कि मैं महसूस कर रही हूँ कि हमारे बीच कोई फ़ासला पैदा कर रहा है। जल्द से शादी का इज़हार कर दो। इसने कहा कि अगली बार आऊँगा तो सबको बता दूँगा। मैंने कहा कि कुबरा अब मेरी भाभी बन चुकी है। वो मेरे घर में रहती है, भाई भी वहीं है। मुझे भाई से डर लगता है और मोहल्ले वालों से भी कभी ना कभी राज खुल जाएगा। अगर मुझसे ताल्लुक़ रखना है तो किसी और जगह घर ले लो, अब यहाँ आना मुमकिन नहीं। उसने जवाब दिया कि इस बार जब आऊँगा तो तुम्हें साथ ले जाऊँगा, ये वादा है मेरा। वो हमारी आखिरी मुलाकात थी। उसने महसूस भी ना होने दिया कि वो आखिरी बार आ रहा है। मैं बेखबर थी कि अब वो कभी नहीं लौटेगा और मैं सिर्फ उसके इंतज़ार में जीती रहूँगी। जब 1 माह गुज़र गया, मैंने उसके दफ़्तर फ़ोन किया। वहाँ से मालूम हुआ कि वो तो मुल्क से बाहर जा चुका है। मुझे यकीन नहीं आया। ये सदमा मैं कैसे सहती, ये सिर्फ़ मैं जानती हूँ। मैंने उसके दोस्त मंजूर को फ़ोन किया। पहले तो वो भी लाइल्मी का इज़हार करता रहा, फिर कहा कि जल्द पता करके बताऊँगा। अब मैं रातों को रोती थी, मंजूर के फ़ोन का इंतज़ार करती। आखिर एक दिन उसका फ़ोन आया। उसने मिसबा के घर का नंबर दिया, मगर साथ ही कहा कि ये मिसबा को मत बताना, क्योंकि वो मना करके गया था। मैंने उस नंबर पर फ़ोन किया। मिसबा की भाभी ने फ़ोन उठाया और बताया कि वो बैरून मुल्क जा चुका है। उसने सख्त लहजे में बात की और कहा कि वो शादी करके बीवी को लंदन ले गया है। ये सुनकर तो मैं पागल हो गई। कमरा बंद करके खुद को ज़ख्मी कर लिया। मगर इससे क्या होता है? इस तरह कोई मार तो नहीं जाता। उसके जाने को 15 बरस हो चुके थे। ना वो लौटा और ना कोई खबर मिली। मैं हर रोज़ जीती हूँ और हर रोज़ मरती हूँ। घर वालों को क्या बताती? कुबरा तसल्ली देती, मगर मैं उससे भी मुंह मोड़ लेती, जैसे वो भी इस गुनाह में शरीक हो। जो खुफिया निकाह करके मुझसे सरजर्द हुआ था गुनाह, काश एक बार मिसबा मिल जाए तो मैं उससे अपने वो बीते साल वापस मांग लूँ जो उसने मुझसे छीन लिए। मेरी सारी ज़िंदगी खुफिया निकाह नामे के एक कागज़ से बर्बाद हो गई। वो कागज़ जो मैं घर वालों के डर से संभाल ना सकी और मिसबा को दे दिया था कि वो महफूज रखेगा। निकाहनामा खोया या महफूज रहा खुदा जाने, मगर मिसबा के साथ मेरी हर खुशी खो गई। पहले कुबरा मेरी मुलाजमा थी, अब मैं उसकी मुलाजमा बन कर जी रही हूँ।
جاؤں تو کہاں جاؤں، جس کا گھر اس کا اپنا نہ ہو وہ کہاں جائے۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں۔